वेलकम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत आपका दोबारा आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग हब पे। आज जो है हम पार्ट बी की यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू आईटीएस इंडस्ट्री इसके बारे में बात करेंगे। क्लास 9th का चैप्टर है ये, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402। चलिए डिस्कस करते हैं आईटी क्या है एंड आईटीईएस क्या है, क्या कुछ इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं, क्या उनकी डेफिनेशन होगी और क्या कुछ वो बताती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईसीटी से। सबसे पहली टर्म जो है वो हमारी है आईसीटी। आईसीटी बेसिकली दो आपकी टर्म्स को लेकर बनी है। आई का मतलब है इंफॉर्मेशन, सी का मतलब है कम्युनिकेशन और टी का मतलब है टेक्नोलॉजी। तो यानी आपकी जो आईसीटी टर्म है वो दो टर्म को मिलाकर बनी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी थी वो दो थी। एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन यानी आपका इंटरनेट आप कह सकते हैं। दूसरी थी आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन यानी वॉइस से आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसकी बात यहाँ पर की है। और अगर आईसीटी का एग्जाम्पल की बात करें तो आपके जितने भी स्मार्टफोन्स हैं वो सारे इसका एग्जाम्पल हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो स्मार्टफोन है जो अब हमें मिले हैं एज ए टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के रूप में, उससे पहले जो फ़ोन्स आते थे उन फ़ोन्स में केवल एक ही टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, कम्युनिकेशन। यानी केवल आप वॉइस कम्युनिकेशन का यूज़ कर पाते थे, बातचीत के लिए ही केवल उसका यूज़ होता था। लेकिन जैसे उन फ़ोन्स के साथ इंटरनेट भी ऐड हुआ तो वो टेक्नोलॉजी जो थी वो मिलकर आपकी आईसीटी जो है वो बनी और वहीं से आपके जो है स्मार्टफोन्स जो हैं वहाँ पर जो है वो डिस्कवर हुए और आईसीटी टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है आजकल के स्मार्टफोन्स में होने लगा। तो ये आपका एक ब्रीफ था कि क्या कुछ चीज़ें आईसीटी की हैं। अब आते हैं डेफिनेशन पे कि डेफिनेशन क्या कहती है। कह रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी मैंने आपको बता दिया फुल फॉर्म। कह रहा है इज बिकेम वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी की जो है सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। कह रहे हैं आज की जो एज है वो डिजिटल एज है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के मोबाइल जो है अपने डेली के कामों को करने के लिए यूज़ करते हैं। कह रहे हैं डिफ़िकल्ट है काफ़ी अगर हम बिना डिजिटल डिवाइस के अपनी लाइफ को इमेजिन करें तो, क्योंकि आपकी जो डेली लाइफ है उसमें हर जगह आपका आईटी का, स्मार्टफोन्स का, इन सब का यूज़ है। तो कह रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एक्टिविटी है और जो हेल्प करती है इंफॉर्मेशन को डिफरेंट लेवल पर ईजिली फ्लो कराने में, यानी आपके डाटा एक्सचेंज में जो है वो बहुत ईजिली हेल्प करती है। तो कह रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एनेबल करती है सर्विसेज को, वहीं पर आईटीईएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, इसका मतलब क्या है? यानी ऐसी सर्विसेज जिनको करने के लिए अब आईटी का यूज़ करते हैं उसको हम आईटीईएस बोलते हैं। कह रहे हैं केवल आईटीईएस जो है आपका सेक्टर, उसने जो है वर्ल्ड को पूरे तरीके से चेंज कर दिया है, बल्कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसके ऊपर भी इसका काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि इंडिया जो ग्रो किया है वो आईटी इंडस्ट्री की वजह से ग्रो किया है। तो इसलिए जो आईसीटी आपकी टेक्नोलॉजी है उसका काफ़ी आपका योगदान है इंडिया की ग्रोथ में। अब बात आती है आईटी और आईटीएस में डिफरेंस क्या है। तो आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आप क्रिएट करेंगे, मैनेज करेंगे, स्टोर करेंगे और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर। कह रहा है आईटी जो है वो इंक्लूड करता है हर टाइप की टेक्नोलॉजी को जो कि किससे डील करती है, इंफॉर्मेशन से। जैसे कि आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होगी जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को क्रिएट, स्टोर और ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। यानी आईटी के अंदर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे क्रिएट किया जाएगा, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे और कैसे एक्सचेंज करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में जो हमें बताती है वो कौन है? आईटी।
तो कह रहा है कंप्यूटर जो है वो इनपुट के रूप में आपका जो है डाटा को लेता है। तो यानी अगर हम बात करें, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम है वो IPO साइकिल के ऊपर काम करते हैं। I मतलब इनपुट, P मतलब प्रोसेस, O मतलब आउटपुट। यानी किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हमें इनपुट की ज़रूरत होगी, यानी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होगी। उन इंस्ट्रक्शंस को क्या किया जाता है, प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। इसका एक हम जनरल सा एग्जांपल लें, अगर हमें किसी चीज़ का जूस पीना है तो वहाँ पर जो फ्रूट है जिसका जूस पीना है, फ्रूट वहाँ पर किसका काम कर रहा है, आपका इनपुट का। वो इनपुट हमने मिक्सर को दिया या जूसर को दिया, तो मिक्सर या जूसर वहाँ पर आपका प्रोसेस कर रहा है, और जब वो जूस हमें मिला वापस आपका, तो वो आउटपुट के रूप में हमें मिला। तो यहाँ पर फ्रूट जो था वो इनपुट था, मिक्सर यहाँ पर प्रोसेस था, और जूस आपका क्या था, आउटपुट। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर हैं वो भी आपके सबसे पहले इनपुट लेते हैं डाटा के रूप में, प्रोसेस करते हैं, और उन डाटा को प्रोसेस करने के बाद हमें फाइनल रिजल्ट आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करते हैं। तो क्या है, जो इन्फॉर्मेशन डाटा प्रोसेसिंग के बाद निकलती है वो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। और डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, तो डाटा तो बेसिकली आपका क्या होता है, रॉ फैक्ट एंड फिगर, यानी ऐसी आपकी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स या रॉ मटेरियल जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, उनको मीनिंगफुल बनाने के लिए उनको प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद वो डाटा आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंफॉर्मेशन में। जैसे अगर हम बात करें, सपोज हमने कहा राम 80/2010, तो यहाँ पर ये जो डाटा है ये रॉ डाटा है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा। लेकिन अगर हम इसको प्रोसेस करें, यानी इसका हम सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर दें कि राम हैज़ स्कोर्ड 80% मार्क्स इन 2010, तो ये आपका एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। अब ये डाटा से किस में कन्वर्ट हो गया, आपका इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। तो यानी आपका डाटा जो है वो रो फैक्ट एंड फिगर रहती है, जिसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, जबकि इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करती है। और इन्फॉर्मेशन जो ड्राइव की गई है वो आपकी किससे ड्राइव की गई है, डाटा से। फिर बात आती है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बिजनेस को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करती है। इसलिए जो बिजनेस की क्वालिटी को जो है इन्हांस करने में यूज़ की जाती है, अगर आईटी का यूज़ बिजनेस की क्वालिटी को बढ़ाने में किया जा रहा है, तो ऐसी सर्विसेज को हम क्या कहते हैं, ITES कहते हैं। यानी आपकी बिजनेस को ग्रो करने के लिए अगर हम आईटी का यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो ऐसी सर्विसेज को हम क्या कहते हैं, ITES। तो कह रहा है ITES जो है वेब एनेबल्ड सर्विस भी होती है, रिमोट सर्विस भी होती हैं, जो कवर करती हैं पूरे के पूरे ऑपरेशन को, और पूरे की पूरी जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करने में किसी ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी हेल्प करती हैं। वेब एनेबल्ड का मतलब है यानी ऐसी चीज़ें जो आपकी वेबसाइट्स के थ्रू चलाई जाती हों, या आपकी इंफॉर्मेशन कहीं दूर है। रिमोट सर्विसेज यानी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं दूर स्टोर है, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर में बात करें तो आपके जितने भी बैंक्स की ब्रांचेज हैं वो सारे के सारे एक ही आपके डाटा को जो है वो यूज़ करते हैं, और वो डाटा आपका पर्टिकुलरली आपका जो ब्रांच है उस ब्रांच से कहीं दूर किसी एक पर्टिकुलर हेडक्वार्टर में जो है वो स्टोर होता है। वहीं से सारी ब्रांचेस उस डाटा को एक्सेस करती हैं, यानी वो डाटा क्या है, रिमोट लोकेशन पर है। रिमोट लोकेशन का मतलब वो काफ़ी दूर है, यानी आपका लोकली वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं, वो भी किसकी वजह से, आपके आईटी की वजह से। फिर क्या है कि आपका जो सर्विसेज हैं वो वाइड रेंज प्रोवाइड करती हैं कैरियर ऑप्शंस के लिए भी, कि आपकी जो है अलग अलग टाइप की वैकेंसीज, अलग अलग टाइप की पोस्ट, अलग अलग टाइप की जो आपकी जॉब्स हैं वो इसकी वजह से क्रिएट होती है। जैसे कॉल सेंटर्स की जॉब होगी, ठीक है, या और दूसरी जॉब्स होगी, बिलिंग्स की, मेडिकल, या आपकी कोडिंग की जॉब्स होगी, क्लेम प्रोसेस की जॉब्स होगी। तो ये सारी जॉब्स जो है हमें प्रोवाइड होती है। फिर आते हैं व्हाट इज बीपीओ सर्विस। बीपीओ सर्विस क्या है, तो बीपीओ सर्विस आपकी जो है वो क्या है। बीपीओ की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो बीपीओ की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी जिसमें हम जो है अपने पूरे बिजनेस
में से कुछ पर्टिकुलर जो फंक्शंस हैं या पर्टिकुलर जो काम हैं वो हम किसी दूसरी कंपनी को करने के लिए दे देते हैं। तो कह रहा है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है सर्विस, उसका मतलब है कि परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो काम करेगा वो कंपनी से बाहर के लोग होंगे और वो उस कंपनी के बिहाफ पर उस काम को करेंगे। कह रहा है बीपीओ जो है वो भी आईटी सर्विसेज के अंडर ही आता है और आईटी यहाँ पर कह रहा है मेजर रोल जो है प्ले करती है बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में। कह रहा है जो बीपीओ इंडस्ट्री है वो हाईली ऑर्गेनाइज है और बहुत सारी टाइप की जॉब्स जो हैं वो इंडिया के अंदर बीपीओ की वजह से हैं। इसका एक एग्जांपल है तो हमारे घरों में जो मेड आती है जो हमारी क्लीनिंग का काम करती है, तो वो काम अगर हम जनरली देखें तो हमारे घर में हमारी मदर का है, लेकिन किसी कारणवश मान लें किसी मेडिकल इश्यूज़ की वजह से या फिर दूसरी प्रॉब्लम की वजह से मदर वो अगर काम नहीं कर पाती हैं तो वो काम हम किसको दे देते हैं, मेड को दे देते हैं और मेड मदर के बिहाफ पर उस काम को करती हैं जिसका हम उसको मंथली जो है वो चार्ज देते हैं। तो यानी हमारा जो काम था वो हमने किसी आउटसाइड बंदे को दे दिया और वो आउटसाइड बंदा हमारे बिहाफ पर उस काम को क्या कर रहा है और उसके बदले में उसको जो है कुछ मंथली जो आपकी सैलरी है या मंथली उसका जो भी एक्सपेंसेस है वो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपका किसका एग्जांपल हो गया, बीपीओ का। तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसी तरीके से करती हैं कि बड़ी कंपनियां जिनके पास बहुत सारे काम होते हैं उनमें से उस पर्टिकुलर काम को जो कि उनको लगता है कि ये काम हम किसी दूसरे से करा सकते हैं वो किसको दे देते हैं, वो बीपीओ को दे देते हैं, दूसरी कंपनियों को दे देते हैं और वो कंपनियां उनके बिहाफ पर काम करती हैं। जैसे कि बहुत सारी आपकी बहुत बीपीओ सर्विसेज हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विस। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज का मतलब क्या है कि अकाउंट से रिलेटेड सारा काम जो है दूसरी कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो आकर उनके ऑफिस में बैठेगा और उस काम को अकाउंटिंग से रिलेटेड काम को करेगा। यानी आपकी जो कंपनी है वो अकाउंटिंग के काम पर फोकस करने की बजाय अपने मेन काम पर फोकस कर पाएगी। इसी तरीके से टैक्स और इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज है, पब्लिशिंग और वेब प्रमोशन सर्विसेज है, कोई लीगल सर्विसेज हैं या मल्टीमीडिया या डिज़ाइन सर्विसेज हैं, डॉक्यूमेंट को मैनेज करने की सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज में अगर बात करें हम तो बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जो टेस्टिंग के लिए ब्लड टेस्टिंग या आपकी और कोई दूसरे टेस्ट जो हैं उनके लिए आपने देखा होगा अलग से जो है आपका एक दूसरी कंपनी का जो है एक ऑफिस बना होता है छोटा सा, जहाँ पर वो क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ब्लड टेस्ट है या और कोई टेस्ट है। तो वो उस हॉस्पिटल के बिहाफ पर वहाँ बैठते हैं हॉस्पिटल के अंदर ही और डिफरेंट टाइप के टेस्ट जो भी आपके पेशेंट ने कराने होते हैं वो करते हैं। तो हॉस्पिटल को जो है खुद की टेस्टिंग टीम रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो किसी ऐसी कंपनी को हायर करती है जिसका काम केवल टेस्टिंग करने का है। जैसे आपने देखा होगा पाथ लैब्स वगैरह होती है, ठीक है, जो जानी मानी आपकी टेस्टिंग कंपनियां हैं, तो उनको एक ऑफिस प्रोवाइड कर देते हैं और वो हॉस्पिटल के बिहाफ पर वहाँ बैठकर उनके पेशेंट की क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो हॉस्पिटल ने अपना एक काम किसको दे दिया, दूसरी कंपनी को दे दिया। तो इसको हम कहते हैं आउटसोर्स करना, यानी आप अपना कोई मेजर काम जो है किसी दूसरी कंपनी को प्रोवाइड कर देते हैं। फिर आते हैं कि बेनिफिट क्या होते हैं और रिस्क क्या होंगे बीपीओ के। तो बेनिफिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट होगा फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब क्या है, कह रहे हैं कि जो काम कंपनियां अगर अपने बिहाफ पर करती तो उनको कॉस्ट ज़्यादा लगती, लेकिन जब बीपीओ यानी दूसरी कंपनी उनके बिहाफ पर काम करेगी तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। अब जैसे मैंने टेस्टिंग का ही एग्जांपल बताया आपको, तो अगर हॉस्पिटल खुद की टेस्टिंग टीम रखेंगे तो उनको मशीनें भी रखनी पड़ेगी, तो मशीन की कॉस्ट होगी और प्लस में एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट होगी, ठीक है। तो ये कॉस्ट उनको ज़्यादा पड़ेगी एज कंपेयर टू अगर वो काम किसी लैब को दे दें।
क्योंकि लैब वालों के पास ऑलरेडी मशीनें होती हैं और ऑलरेडी उनके पास एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वहाँ पर उनको जो है कॉस्ट कम पड़ेगी, यानी हॉस्पिटल को कम खर्चा आएगा। तो इसलिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। तो वो क्या करेंगे, कह रहा है दे सेव द रिजल्ट फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज इट फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन इन वन वे और अनदर वे। कह रहा है बीपीओ के लिए सस्ता क्यों पड़ता है, बीपीओ ने आज यहाँ पर लैब लगा रखी है, यहाँ से मान लो हॉस्पिटल ने उनको बोला कि नहीं अब हमें लैब की जरूरत नहीं है, तो सेम सेटअप वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में लगा लेंगे, तो उनको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हॉस्पिटल का क्या फ़ायदा, हॉस्पिटल को लगा कि ये सर्विस अच्छी नहीं दे रहे हैं पाथ लैब वाले, तो वो इसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, किसी दूसरी लैब को ले आएंगे। तो उनकी अगर वो खुद की होती मशीनें और एम्प्लॉयज़, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, क्योंकि अगर मान लो कल को लैब बंद करनी पड़ती तो उनके मशीनें जो है वो ख़राब होती, कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी थी, एम्प्लॉयज़ को उनको निकालना पड़ता, तो वहाँ पर उनको फाइनेंशियल बेनिफिट हो गया। फिर कह रहा है फ्लेक्सिबिलिटी, कह रहा है बीपीओ प्रोवाइड ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंजिंग मार्केट नीड्स एंड एडजस्ट टू द इन्वायरमेंट। कह रहा है मार्केट नीड के अकॉर्डिंग जो है वो चेंजेस कर सकते हैं, कि अब इसमें क्या हो गया, मान लो यहाँ मशीनें आउटडेटेड हैं तो पाथ लैब वाले नई मशीनें अपने आप जो है उसको लगाएंगे, नई कोई आपकी टेस्टिंग के लिए मशीन्स आई हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकते हैं। कह रहा है कंपिटेटिव एडवांटेज बढ़ जाती है। कंपिटेटिव एडवांटेज यानी जो काम मेन काम है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपने मेन काम पर फोकस करेगी, क्योंकि जो दूसरे काम हैं वो तो किसके पास है, बीपीओ के पास है, तो उनके ऊपर उनको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर हॉस्पिटल का मेन काम है पेशेंट को चेक करना, पेशेंट को डायग्नोज करना, तो डॉक्टर्स जो हैं वो अपने मेन काम पर फोकस करेंगे, बजाय कि इसके कि किसकी टेस्टिंग हुई किसकी नहीं हुई, वो काम किसको दे दिया, पाथ लैब को दे दिया। तो यहाँ हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो केवल डायग्नोज करेंगे और एक टेस्ट जो भी उनका कराना है जिसका लग रहा है उस टेस्ट को लिखेंगे और वो इजीली करा सकता है। तो यानी हॉस्पिटल जो है अपने मेन काम पर फोकस करेंगे कि उनको कोई ऑपरेट करना है या कुछ और जो है आपके डायग्नोज करना है। इसके अलावा बेनिफिट के अलावा आपके रिस्क भी आते हैं। सिक्योरिटी ब्रीचेस, सिक्योरिटी ब्रीचेस का मतलब है जब कंपनियां दूसरी कंपनियों को हायर करती है तो उनको डाटा भी शेयर करना पड़ेगा। अब हॉस्पिटल्स को पेशेंट का अपना डाटा किसको शेयर करना पड़ेगा, पाथ लैब वाले को। अब ये जो है ये ट्रस्ट की बात है कि पाथ लैब उस डाटा को किसी दूसरे हॉस्पिटल के साथ शेयर ना करे, तो ये प्रॉब्लम है, या ये कह सकते हैं कि ये चिंता का विषय है, रिस्क है कि हॉस्पिटल्स को मजबूरन अपना डाटा जो है पाथ लैब वालों के साथ जो है वो शेयर करना पड़ता है, क्योंकि अगर डाटा शेयर नहीं करेंगे तो किस पेशेंट का कौन सा टेस्ट होना है वो नहीं पता लगेगा। फिर कह रहा है रिलेशनशिप चैलेंजेस, कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के अंदर अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर दिक्कत ये होती है कि बीपीओ के साथ या दूसरी कंपनी के साथ क्या चीज़ शेयर की जाए और क्या नहीं की जाए, इस बात को लेकर जो है बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। तो ये हैं आपके रिस्क, सिक्योरिटी ब्रीचेज एंड रिलेशनशिप चैलेंजेस। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, बीपीएम, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने बिजनेस को कितने बढ़िया ढंग से जो है वो मैनेज कर पाते हैं ताकि आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करे, और क्या क्या चीज़ें हमें उसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ों को समझते हैं। तो कह रहा है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे मेथड जो है हम एनालाइज करते हैं, मेजर करते हैं और इम्प्रूव करते हैं और ऑप्टिमाइज करते हैं अपने प्रोसेस को। प्रोसेस का मतलब यहाँ पर बिजनेस से है कि हम हमारा बिजनेस जो है वो किस तरीके से ग्रो करेगा, किस तरीके से चलेगा, क्या मार्केट होनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, अगर प्रोडक्ट मार्केट में निकाला नहीं बिक रहा तो क्या इम्प्रूवमेंट हमें करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम बीपीएम के थ्रू करते हैं। तो बीपीएम जो है वो एम करता है इस बात को लेकर कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है एज ए बिजनेस, यानी खाली बिजनेस खोलने से मतलब नहीं है कि बिजनेस का प्रोसेस क्या होगा, बिजनेस रन कैसे करेगा, और बिजनेस को रन कराने के लिए किन किन हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे सारा प्रोसेस चलेगा, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बीपीएम का। जैसे कि एग्जांपल दिया स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम।
स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपके जितना भी स्टाफ है उसकी डिटेल्स, आपके स्टूडेंट्स की डिटेल्स, आपकी अर्निंग, आपके एक्सपेंसेस, हर चीज़ का जो है इसके पास रिकॉर्ड जो है मेंटेन करते हैं किसमें, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में। तो ये आपका किस वजह से पॉसिबल होगा, बीपीएम की वजह से। तो बीपीएम जो है वो इन चीज़ों को मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है। तो जैसे आपका नॉर्मल बीपीएम है, वैसे आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो बीपीएम है उसको हम आईटी बीपीएम बोलते हैं। तो क्या है, आईटी बीपीएम जो है, इंडस्ट्री हैज़ बीन फ्यूलिंग इंडियाज ग्रोथ, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ हो रही है उसकी, और इसका जो है जीडीपी के अंदर भी बहुत बड़ा योगदान है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर और एक्सपोर्ट के अंदर। कह रहा है आईटी बीपीएम इंडस्ट्री जो है वो इंडिया के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि आपकी जॉब्स क्रिएट हो रही है, और लोगों की जो इनकम है उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपोर्ट्स को भी प्रमोशन मिल रही है, यानी दूसरी कंपनियां भी इंडिया में आकर जो है उन प्रोसेसेस को जो है वो यूज़ करना पसंद कर रही है, क्योंकि वो आपकी एक ग्रोथ को दिखा रहा है। फिर आते हैं बीपीएम की लाइफ साइकिल क्या कहती है। बीपीएम जो स्टार्ट करना है हमें, कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, उसके बारे में बात करते हैं। बीपीएम लाइफ साइकिल बेटा आपका जो है वो स्टार्ट होता है डिज़ाइन से, ठीक है। डिज़ाइन बेसिकली हम जो है प्रोसेस को ब्रेक करते हैं मल्टीपल टास्क में। बड़ा प्रोसेस है उसको हम बेसिकली क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे छोटे छोटे टास्क में। छोटे छोटे टास्क में ब्रेक डाउन करने के बाद, जैसे आपका एक कंपनी है, उस कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। कोई आईटी डिपार्टमेंट होगा, कोई अकाउंट्स होगा, फाइनेंस होगा, एचआर डिपार्टमेंट होगा। अब कंपनी या पूरा जो बिजनेस चल रहा है उन सारे डिपार्टमेंट को मिलाकर चल रहा है ना। तो एक डिपार्टमेंट तो कंपनी चलाएगा नहीं, तो हमने कंपनी का जो प्रोसेस है उसको डिवाइड कर लिया डिपार्टमेंट वाइज। डिवाइड करने के बाद फिर हम सेकंड जो है उस पर पहुंचते हैं, मॉडल यानी आपका जो बीपीएम सॉफ्टवेयर है कौन सा हमारे लिए जो है वो सही रहेगा, उस मॉडल को हम चूज करते हैं। उस मॉडल को या उस सॉफ्टवेयर को फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं, यानी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिखाया जाता है कि कैसे उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, कैसे वो सॉफ्टवेयर काम करता है, कह रहे हैं। और जब एम्प्लॉयज़ उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो मॉनिटर करते हैं कि हमने जो सिस्टम लगाया है, हमने जो सॉफ्टवेयर लिया है और जिसके ऊपर आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनका फीडबैक क्या है, क्या वो इजीली काम कर पा रहे हैं, क्या कुछ उसका बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम उसको सिस्टम को एनालाइज करते हैं, और अगर हमें लगता है कि इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है तो फिर हम अपने सिस्टम को क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। तो हम अपने चेंजेस जो है वो करते हैं प्रोसेस में, ताकि उसको और बेटर तरीके से इम्प्रूव किया जा सके। यहाँ जहाँ पर हमें कमी लगती है उस कमी को हम दूर करते हैं और अपने प्रोसेस को और बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये है आपकी बीपीएम की लाइफ साइकिल। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे, कैटेगराइजेशन ऑफ आईटी बीपीएम। आईटी बीपीएम की कैटेगरी बनाई गई थी इंटीग्रेशन सेंट्रिक। इंटीग्रेशन सेंट्रिक का मतलब क्या है कि आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, बिल्डिंग है, डेस्कटॉप है, उन सबको इंटीग्रेट किया जाए। इंटीग्रेट का मतलब है एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए सारी बिल्डिंग्स को आपस में यूजिंग द आईटी, ताकि आप जो है इजीली चीज़ों को एक्सचेंज कर पाएँ, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाए। इट इज यूज व्हेन देयर इज अ नीड फॉर बीपीएम द सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। कह रहा है ये तब जरूरी होता है जब हमें बीपीएम की जरूरत होती है। मान लो आपका एक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के अलग अलग ब्रांचेज हैं। अब उन ब्रांचेज में इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए आपका कुछ ऐसा इंटरनल जो है सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो आपकी इंफॉर्मेशन को हर ब्रांच में इजीली एक्सचेंज कर पाए। तो कह रहा है उसके लिए हमें सारी ब्रांचों को यूजिंग आईटी यानी इंटरनेट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपका ये पॉसिबल हो पाएगा। तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन सेंट्रिक। फिर कह रहा है ह्यूमन सेंट्रिक।
ह्यूमन सेंट्रिक में हम फोकस करते हैं कि हमारे पास जो मैन पावर है, वो मैन पावर जो है वो कैसी है, कैसा काम करती है, कैसी एक्टिविटी, और उसकी स्किल्स क्या है। स्किल्स जो हैं अगर हमें लगता है इम्प्रूव करने जो होते हैं तो हम उनको ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। फिर कह रहे हैं डॉक्यूमेंट सेंट्रिक। डॉक्यूमेंट सेंट्रिक यानी आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको मैनेज करने के लिए हम जो है एक ऐसा बीपीएम यूज़ करते हैं जिसका काम केवल डॉक्यूमेंट्स को जो है उनको प्रोसेस करने का है। और जो डॉक्यूमेंट सेंट्रिक बीपीएम है वो लोगों से या फिर दूसरे प्रोसेस से कम इंटरेक्ट करता है, यानी इसका टोटल फोकस किस पे रहता है, डॉक्यूमेंट्स पे, कि डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन कैसे हो, डिजिटल फॉर्म में कैसे उनको रखा जाए, जब उनकी ज़रूरत पड़े तो कैसे उनको रिट्रीव किया जाएगा, कैसे आगे शेयर किया जाएगा, तो इस बात पे वो फोकस करता है। उसके बाद आते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री। तो जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। पहला पैरामीटर है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस सेक्टर में डील कर रही है, कि आपका सेक्टर क्या है, कि एजुकेशन सेक्टर है, स्पोर्ट्स का सेक्टर है, या कोई दूसरा सेक्टर है। कह रहे टाइप एज वेल है रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड। रेंज का मतलब है किन किन देशों में उसका जो है वो व्यापार है, किन किन देशों में वो बिजनेस करते हैं, कंट्री कवर करते हैं या सिटी कवर करते हैं। ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या है, ज्योग्राफिकल स्प्रेड वही कितना एरिया जो है वो कवर किया जा रहा है। रिवेन्यू क्या है और क्या साइज है ऑपरेशंस का, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने और साल में उसका टर्नओवर क्या है। तो कह रहा है इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 3 कैटेगरी आपकी बनाई गई। पहला बोला गया मल्टीनेशनल कंपनी, जिसको हम शॉर्ट में एमएनसी भी बोलते हैं। तो कह रहे हैं एमएनसी जो है उनके हेडक्वार्टर जो है आउटसाइड इंडिया होते हैं, लेकिन वो मल्टीपल लोकेशन पर वर्ल्ड वाइड जो है वो काम करती हैं। कह रहे थे कैटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट। एक्सटर्नल मतलब आपके बाहर के क्लाइंटों को भी, यानी ग्लोबली भी कैटर करते हैं, सेवाएं देते हैं, और इंटरनल डोमेस्टिक क्लाइंट्स की भी सेवाएं देते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी के जो हेडक्वार्टर है वो आउटसाइड इंडिया होते हैं, लेकिन वो अलग अलग लोकेशन पर जो है उनके ब्रांच ऑफिस होते हैं। वहीं पर अगर आईएसपी इंडियन सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो उनका ऑपरेशन केवल इंडिया में होगा, इंडिया में काम करेंगे, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके हेडक्वार्टर मोस्टली इंडिया में होते हैं। इनके दूसरे जो हेड ऑफिस हैं या दूसरे ब्रांच ऑफिस जो हैं वो इंटरनेशनल लोकेशन पर हो सकते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, इंडिया में रहेगा। कह रहा है मोस्ट ऑफ क्लाइंट जो बेस है वो ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों होते हैं, यानी इनके जो क्लाइंट्स होते हैं जिनके लिए काम करते हैं वो ग्लोबली भी होंगे और डोमेस्टिक भी होंगे। कह रहा है लेकिन कुछ जो है वो केवल इंडियन क्लाइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं, यानी केवल इंडियन क्लाइंट्स को ही सर्विसेज देते हैं। वहीं पर जब हम जीआईसी की बात करें, ग्लोबल इन हाउस सेंटर, तो ग्लोबल इन हाउस सेंटर का मतलब है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी पेरेंट कंपनी जो है उसकी नीड को पूरा करती है और एक्सटर्नल क्लाइंट को जो है वो सर्विस नहीं देती, तो वो आपकी क्या कहलाती हैं, जीआईसी, ग्लोबल इन हाउस सेंटर। ठीक, जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट की एक इंटरनल कंपनी है ई कार्ट, जो कि लॉजिस्टिक देखती है, यानी आपकी सामान की डिलीवरी देखती है, लेकिन ये जो सामान की डिलीवरी करती है वो केवल फ्लिपकार्ट के लिए करती है, किसी दूसरी कंपनी अमेजोन के लिए या स्नैपडील या दूसरी और कंपनियों के लिए नहीं करती। तो ये आपकी एक जीआईसी कंपनी है, ग्लोबल इन हाउस सेंटर है, जो केवल अपने पेरेंट कंपनी, मेन कंपनी के लिए ही काम करता है, दूसरे एक्सटर्नल क्लाइंटों के लिए काम नहीं करता। फिर आते हैं आईटी के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। कह रहा है जब कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आपने देखा होगा उसका यूज जो है हम घरों में भी करते हैं, वर्क प्लेस पर भी करते हैं, और मॉडर्न जो सर्विस इंडस्ट्री है उसमें हर जगह पूरी लाइफ में आपका जो है इसका यूज़ किया जाता है। मूवी देखने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, ऑफिस का काम करने के लिए, मेल्स भेजने के लिए, बुक्स रीड करने के लिए, यूटिलिटी बिल जो है उनकी पेमेंट करने के लिए, सारे काम हम जो है वो आईटी की हेल्प से कर पाते हैं। तो कह रहा है कंप्यूटर आईसीटी जो है वो इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती हैं, घरों में भी यूज़ होती हैं और ऑफिस में भी यूज़ होती हैं, और इसके अलग अलग एप्लीकेशन एरिया हैं।
कि कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होती हैं, जैसे बिजनेस हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, एजुकेशन, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, हर जगह पर जो है इसका हम यूज़ करते हैं। तो वही हम पढ़ेंगे कि आईटी जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। तो सबसे पहला जो दिया है आपका, वो दिया है होम में, होम कंप्यूटिंग में। कह रहे हैं हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जिस पर हम घर का काम करते हैं। इसमें हम जो है गेम्स खेलते हैं, वेब जो है उसको सर्फ करते हैं, ईमेल्स लिखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं। कह रहे हैं कि पीसी जो है उसके ऊपर बहुत सारे गेम्स भी खेल सकते हैं, एक्शन गेम्स हो गए, रोल प्ले गेम्स हो गए, पजल्स हो गए। कह रहा है सीडी रोम होती है, इसमें साउंड कार्ड होता है, स्पीकर्स होते हैं जिसके अंदर हम ऑडियो प्ले कर सकते हैं। तो यानी आपका जो घरों में पीसी होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स, उनका यूज़ हम घरों में करते हैं अपने पर्सनल टास्क को करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। कह रहे डेली लाइफ में जो आईटी है वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। जैसे आपके वॉशिंग मशीन हैं, उसके अंदर आपके एम्बेडेड चिप्स का यूज़ होता है जो कि आपके वॉशिंग मशीन के साथ लगकर एज ए कंप्यूटर काम करती हैं। माइक्रोवेव ओवन जो है उनके अंदर भी ऑटोमेटिक आपकी जो है आप टाइम सेट करते हैं और सारी चीज़ें उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है काम करती हैं। तो उनके अंदर भी जो है आपके एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। कह रहे हैं हम स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट आपकी वर्क, अपॉइंटमेंट, शेड्यूल और लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। कह रहे हैं ये सारा किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, आपका आईटी की वजह से पॉसिबल हुआ। फिर आते हैं, कह रहे हैं आईटी इन लाइब्रेरी। कह रहे हैं लाइब्रेरी भी जो है आजकल कंप्यूटराइज हो गई है। हर एक बुक जो है उसका बारकोड जो है उसके ऊपर लगा होता है। तो कह रहे हैं इससे मैनेज करना इजी हो जाता है, लाइब्रेरियन को ट्रैक कर सकते हैं वो इजीली बुक्स कि कौन सी बुक अवेलेबल है नहीं है, उनको जाकर देखने की ज़रूरत नहीं होती है, उनके कंप्यूटर सिस्टम से ही उनको जो है पता लग जाता है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से किसने उसको इशू किया है, किसने रिटर्न किया है बुक को, उसका भी इजीली पता लग जाता है। तो कह रहे हैं हर एक बुक जो आपकी होती है लाइब्रेरी के अंदर, उसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रैप जो है वो अटैच कर दी जाती है और उस मैग्नेटिक स्ट्रिप के थ्रू जो है आपका पता लग जाता है कि कौन सी बुक अवेलेबल है और कौन सी नहीं है। तो कह रहा है आईटी इन एजुकेशन। कह रहा है एजुकेशन में भी जो है आईटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। जो टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट वाली चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हो गई हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर और आपके हार्डवेयर टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से हम ईजिली इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, पिक्चर्स के रूप में, ऑडियो और वीडियो के रूप में, एनिमेशंस के रूप में। तो कह रहा है लर्निंग जो है वो इजी हो गई है और एक्सेसिबल हो गई है, यानी हर कोई इजीली एक्सेस कर सकता है आईटी की हेल्प से। और कह रहा है बहुत सारी टीचिंग रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल है टीचर्स के लिए ताकि वो और बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा पाएँ। फिर आता है एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो कह रहा है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में यूज़ होता है ताकि आपके स्कूल सिस्टम को मैनेज किया जाए। वहाँ पर स्टूडेंट और टीचर जो है इनको रजिस्टर किया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पे एलएमएस को यूज़ करने के लिए। कह रहे हैं और इनसे बेनिफिट क्या होते हैं कि जो आपके लेसन्स हैं वो आप कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं। अपनी क्वेरी, अपने रिप्लाईज जो हैं, अपने कमेंट्स वो सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट आता है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में वीडियो कॉल के थ्रू, और मॉनिटर कर सकते हैं चिल्ड्रन की प्रोग्रेस पेरेंट्स अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू, उस ऐप के थ्रू। जैसे हमारी जो ऐप है वो गुरुजी क्लासेस की जो ऐप है उसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और दूसरी ऐप जो है कोडवा की ऐप है, और बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एलएमएस, जिसके अंदर सारी डिटेल्स आपकी रहती हैं। फिर आता है 18 बिजनेस। बिजनेस में क्या आपका रोल है और साइंस और इंजीनियरिंग में क्या रोल है। तो कह रहा है कंप्यूटर जो है वो यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे पेरोल कैलकुलेशन के लिए, बजटिंग के लिए, सेल्स एनालिसिस क्या होगा, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग क्या होगी, मैनेज करना और मेंटेन करना स्टॉक को। तो बिजनेस के अंदर हमें पता होना चाहिए कि कौन लोग हैं जो हमारे पास काम कर रहे हैं, उनके पास जो है किस टाइप का काम है, कितनी हमारी सेल्स हुई, आने वाले समय में हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो उन सारी चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास स्टॉक में कितने आइटम्स हैं, कितने जा चुके हैं। तो कह रहे हैं ये सारे आइटम जो हैं उनका स्टॉक का मैनेजमेंट जो हम आईटी की हेल्प से रख सकते हैं। कह रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स के थ्रू कि आपने कौन सा प्रोडक्ट मंगाया, कब मंगाया, कब चेकआउट किया, क्या पेमेंट की,
कौन सा प्रोडक्ट ब्राउज किया, वो सारी डिटेल्स आपकी रहती है। तो कह रहे हैं ई कॉमर्स के अंदर भी आपका सबसे ज़्यादा रोल आईटी का रहता है, जहाँ पर हम इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, किसकी पेमेंट आई किसकी नहीं आई, ये सारी चीज़ें ईजिली क्या हो जाती है, मैनेज हो जाती है। फिर कह रहे हैं आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। कह रहे हैं साइंटिस्ट और इंजीनियर जो है वो भी कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने के लिए। इसका एक एग्जांपल है कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कह रहे हैं एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं हम ड्रॉ करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए और टेस्टिंग करने के लिए डिज़ाइंस को। कह रहे कंप्यूटर जो है वो बड़े बड़े अमाउंट का डाटा जो है स्टोर कर लेते हैं और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को ईजिली कर देते हैं, और प्रोडक्ट्स को जो है 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में दिखाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो कह रहा है कॉम्प्लेक्स साइंटिस्ट जो हैं कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशन जैसे कि रॉकेट लॉन्चिंग हुई, स्पेस एक्सप्लोरेशन हुआ, कह रहा वो आपकी कंप्यूटर्स के बिना पॉसिबल नहीं है। फिर आता है आईटी इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या हेल्प करती है? कह रहा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग तरीकों से आपकी जो है हेल्प करती है। कह रहा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर हम मेंटेन करते हैं पेशेंट्स का रिकॉर्ड, डॉक्टर्स का रिकॉर्ड। इसके अलावा कह रहा है कंप्यूटराइज्ड मशीनें जो है आपकी ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन, ये भी आईटी की हेल्प से ही चलती है। कह रहा है डिफरेंट टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सर्जिकल इक्विपमेंट है जिनका हम यूज़ करते हैं मॉनिटर की कंडीशन को देखने के लिए ड्यूरिंग सर्जरी। कह रहा है एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं जो डायग्नोज करते हैं चीज़ों को। तो कह रहा है ये सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो कंप्यूटर के डिफरेंट टूल्स, डायग्नोस्टिक टूल और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती हैं। तो कह रहा है लेबोरेटरी जो है या डिस्पेंसरी जो है वहाँ पर भी आपके कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। डायग्नोज करने के लिए यानी आपकी बीमारियों का पता लगाने के लिए हम डिफरेंट टाइप की मशीन यूज़ करते हैं, क्योंकि आपके जो कंप्यूटर हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट होने की वजह से हाईटेक मशीनें आ गई हैं जो इजीली आपकी बीमारी को जो है डिटेक्ट कर सकती हैं और ट्रीट कर सकती हैं। तो बहुत सारी ऐसी मशीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है आपकी कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी मशीन। कह रहे हैं इसके अंदर जो है आपकी 3D जो है इमेज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की वो भी जो है बनाई जाती है और उनकी हेल्प से हम डिजीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर आती है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज मशीन। ये आपकी जो है एमआरआई मशीन है। इस एमआरआई मशीन में आपकी पूरी बॉडी का जो है वो आप जो है डिजिटल इंप्रेशन ले सकते हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स का, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका और रेडियो वेव्स की वजह से आपका पॉसिबल हो पाता है। कारण जो डिजिटल इमेज होती हैं वो हेल्प करती हैं डिटेक्ट करने में और डिसाइड करने में कि किस टाइप की डिजीज है, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका यूज होता है आपकी हार्ट बीट को मॉनिटर करने के लिए। कह रहा है जब हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो प्रोड्यूस होती है और ये मशीन जो है इन्हीं इम्पल्स को रिकॉर्ड करती है और शो करती है ग्राफ की फॉर्म में। ये मशीन है और ये इसका जो है फाइनल ग्राफ जो है हमें प्रिंट होकर मिलता है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपकी जो वेव्स हैं वो दिखाई दे रही है, जिसके अंदर हमें ये आइडिया लगता है कि किस वेन में ब्लड का जो है फ्लो है वो कितना है। ऐसी कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन होती है जो फिजियोलॉजी जो है हार्ट की उसको दिखाती है, इनसाइड हार्ट क्या मूवमेंट हो रही है उसको डिस्प्ले करती है। और कह रहे हैं इन मशीनों की हेल्प से हम डायग्नोज कर सकते हैं हार्ट की प्रॉब्लम, कौन सी वेन्स पतली हैं, और रिकमेंड कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट। ये आपकी कार्डियक मशीन है जो सामने दिखाई दे रही है। फिर क्या है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी मशीन। कह रहा है दिस मशीन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। याद रखिएगा ईईजी किसके लिए है? ब्रेन के लिए है। कह रहा है स्मॉल इलेक्ट्रिकल प्रोब्स अटैच टू हेड रिसीव द इलेक्ट्रिक पल्स ऑफ द ब्रेन। कह रहा है सर पर जो है आपके
डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल जो है आपकी वायर्स लगा दी जाती है, और जो आपकी इंटरनल ब्रेन के अंदर जो इम्पल्स होती हैं, यानी आपकी जो भी गतिविधियां होती हैं उनको रिकॉर्ड करती है और कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाती है। करेक्ट, दिस डिवाइस कैन रिट्रीव डाटा इन बोथ स्टेट वेयर ए पेशेंट इज अवेक और स्लीप। कह रहा है दोनों केस में डाटा को जो है वो स्टोर करती है, चाहे आपका पेशेंट जाग रहा हो या सो रहा हो। फिर कह रहा है ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन्स, ये आपकी एनालाइज करती है सैंपल ऑफ ब्लड को और डिटरमाइन करती है कि आपके ब्लड का लेवल क्या है। ये आपकी कहलाती हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल मशीन, ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दी गई है शुगर टेस्टिंग मशीन। फिर कह रहा है ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन क्या है। तो ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने की मशीन होती है, जैसे आपका शुगर टेस्टिंग मशीन होती है। रिस्ट बैंड की तरह हम उनको पहनते हैं और वो पर्सन का जो रेस्ट की स्टेट में जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर करती है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है मेजर करने के बाद उसको गाइड किया जाता है। उसके बाद आते हैं आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। आईटी का गवर्नमेंट सेक्टर में क्या यूज है। तो कह रहा है गवर्नमेंट जो है लार्ज स्केल पर कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो डेली ऑपरेशन के लिए यूज करती है और एक्टिवली एनकरेज करती है ई गवर्नेंस की प्रैक्टिस को। ई गवर्नेंस की ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो डिजिटली काम करें। कह रहे डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेस्ट इनिशिएटिव हैं, इसका एग्जाम्पल है। कह रहा गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जो हैं वो इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसी के साथ मिलकर आईटीसी का यूज़ करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है हर टाइप की जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं, स्कीम्स हैं, उनको पहुँचाया जा सके। तो कह रहा है बहुत सारे ऑफिशियल वेब पोर्टल बना दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ताकि ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिले। कह रहा है जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है, वोटर लिस्ट है, पैन कार्ड बनवाने के लिए जो है आप घर बैठे इन सब का कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं इन सारी सर्विसेज का। तो कह रहा है बहुत सारी सर्विसेज जो हैं गवर्नमेंट की वो ऑनलाइन अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप जो है ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो इलेक्शन के लिए होती है उसके लिए आप जो है ऑनलाइन जो है आपका ईवीएम मशीन्स आ गई जिनकी हेल्प से आपकी जो स्टोर हो जाती हैं और उन्होंने वोटिंग स्लिप्स को या बैलेट बॉक्स को जो है रिप्लेस कर दिया है। लोग जो है कह रहे हैं इनरोल कर सकते हैं अपने आप को इलेक्ट्रिकल रोल स्टेट इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर डायरेक्टली, वहाँ से आपका जो है सारी चीज़ें बनवा सकते हैं आप। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो, आपका आईटी की वजह से। तो ये यूज था आपका आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पर हमारी यूनिट खत्म होती है। इस यूनिट को आप अच्छे से पढ़ें, रीड करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कहीं पर डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।